नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ के खरसिया में शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम बघेल ने कहा कि शहीद नंद कुमार पटेल हमेशा सक्रिय रहते हुए किसान, मजदूर और आदिवासी के लिए लगातार काम करते रहे। उनका छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो सपना था उसे आज की सरकार लगातार संपन्न कर रही है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम घाटी के शहीदों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। शहीद नंद कुमार पटेल जी याद हमन करथन। एक ऐसे व्यक्ति जिन हमेशा सक्रिय रहा है, एक ऐसे व्यक्ति जिन हमेशा किसान और मजदूर बर सोचत रहा है, एक ऐसे व्यक्ति जिन हमार आदिवासी मन बर, अनुसूचित जाति बर दिन रात सोचत रहा है, ऐसे व्यक्ति जिन महिला मन के, युवा मन के बारे में लगातार कार्यक्रम बनाए के बारे में सोचत रहा है। और यदि एक शब्द में कहे जाए तो संघर्ष के दूसरा नाम नंद कुमार पटेल जी से कि आयोग के रजिस्ट्रार है, राज्यपाल जाके प्रतिवेदन सौंप दीस। एक तरफ तो कहा थे कि जांच पूरा नहीं हुए समय बढ़ाया जाए, और दूसरा तरफ 6 तारीख के रिपोर्ट सौंप देगी। आज तक के छत्तीसगढ़ में 8 आयोग गठन हो है, लेकिन कोनो आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल ला नहीं सौंपेगे, केवल मुख्यमंत्री ला या राज्य सरकार ला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में कल रात हुई हृदय विदारक घटना से मन और आत्मा व्यथित है। ये बहुत ही गंभीर घटना है। यह आपराधिक लापरवाही है। जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी जान की बाजी लगाकर 36 बच्चों को सुरक्षित निकाला है, उनका सम्मान किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा कि सारंग घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल राहत कार्य में समन्वय किया। जो बच्चे अस्पताल में थे वह हमारे संरक्षण में थे, उनकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी थी। यह गंभीर घटना है। उन्होंने पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम को त्वरित एक्शन लेने और बच्चों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने गंभीरता से लिया है। जांच के निर्देश दिए। एसीएस हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जांच करके रिपोर्ट देंगे। ये लापरवाही, आपराधिक लापरवाही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हम इसको आसानी से नहीं ले सकते। आखिर बच्चे हमारे संरक्षण में थे, उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी थी। ऐसे समय ऐसी घटना हो जाए, सचमुच हमें बहुत तकलीफ देने वाली घटना है। लेकिन इसका एक पहलू और है। अपनी जान हथेली पर रखते कुछ लोगों ने तो और भयानक हादसा होता, लेकिन 36 बच्चे सुरक्षित निकाले। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के निकाले। दीवारें तोड़ी, खिड़कियां तोड़ी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्हें अपनी जिंदगी दांव पे लगा के जिंदगी बचाई, वो सम्मानित किए जाएंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी मामले में चल रही जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किसे बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई षड्यंत्र है जिसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम तो केवल न्याय की बात कर रहे हैं। झीरम मामले की जांच कर रही एनआईए अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सीएम ने कहा कि हमने एनआईए से कहा कि हमें दस्तावेज दे दे, हम जांच करा लेंगे, लेकिन हमें जांच करने नहीं दे रहे और ना ही खुद कर रहे हैं। हम तो केवल न्याय की बात कर रहे हैं। सारी बातें मैंने स्पष्ट और किस प्रकार से हो रहा है वो सभी जान रहे हैं। आखिर एनआईए जांच कर नहीं रही, किसी निष्कर्ष में पहुंची नहीं है। फाइनल रिपोर्ट वो कोर्ट में सबमिट कर चुके हैं। हमने कहा कि वो फाइल हमें दे दीजिए, हम जांच करेंगे। हमें जांच करने ही नहीं दे रही है और खुद भी जांच नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र है, छुपाना चाह रहे हैं। भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल परिसर के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार रात 9 बजे भीषण आग लग गई थी। आग कमला नेहरू अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लगी। खासी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। इस दौरान वहां भर्ती बच्चों को निकालकर अन्य स्थान पर भेज दिया गया, लेकिन 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। मंगलवार दोपहर को एक और बच्चे की मौत की पुष्टि हुई है। यह बच्चा 3 दिन पहले ही जेपी अस्पताल में पैदा हुआ था, जहां से जच्चा बच्चा को हमीदिया रेफर किया गया था। हालांकि बच्चे के पिता मुकेश अहिरवार ने बच्चों की अदला बदली का आरोप लगाते हुए कहा कि मृत बच्चा उनका नहीं है। मनोज रतनपुर का रहने वाला है और कल रात हमीदिया में आगजनी की घटना के बाद से ही बेहद परेशान है। उधर आज सुबह मंत्री विश्वास सारंग भी अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद पुलिस ने भारी पुलिस बल हमीदिया अस्पताल में तैनात कर दिया गया है। करीब 200 पुलिस कर्मियों को तैनात करते हुए मुख्य गेट से लेकर कमला नेहरू अस्पताल तक सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सुबह महिला कांग्रेस नेता अर्चना जायसवाल अन्य महिला नेताओं के साथ वहां पहुंची और अंदर जाने देने की मांग की। अंदर प्रवेश नहीं मिलने पर उन्होंने हंगामा किया। दोपहर करीब 1 बजे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ भी कमला नेहरू अस्पताल पहुंचे और बिलखते परिजनों का हालचाल जाना और उन्हें सांत्वना दी। कुछ देर पहले भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी अस्पताल पहुंची। मेरी बच्ची है 8 साल की, ऑपरेशन हुआ ही था तुरंत वहाँ, और अभी मुझे मिलने नहीं दे रहा है। और मतलब सुबह बोले कि तुम्हारी लड़की को 8 बजे दे देंगे, खत्म हो चुकी है। मैंने कहा हमको देख लेने दो, ना रात को देखने दिया मुझे, ना अभी देखने दे रहा। मेरी हालत देखो आप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 9 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। बैठक के दौरान 4 नई तहसील के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया है और वो एक मुश्त राशि का भुगतान करते हैं तो सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा, जबकि मूल बिल राशि में से 40 की छूट दी जाएगी। यदि एक बार में जमा नहीं करता है तो 1 साल में 6 किश्तों में जमा करने पर 25% की छूट मिलेगी। इससे पहले ऊर्जा विभाग ने कैबिनेट में प्रेजेंटेशन भी किया। आज मुख्यमंत्री जी ने कल जो हमारी कोरोना की सेकेंड डोज के लिए अभियान प्रारंभ हो रहा है, जिंदगी की डोज है वो, जिंदगी की खुराक है वो, इसलिए सब लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की और सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा है वो अपने अपने जिले के कलेक्टरों से बात करके कल के अभियान को देखें। और जो व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश की सरकार 17, 24 और 1 दिसंबर को अभियान चलाएगी, उसमें प्राणपण से जुटने का भी आज स्पष्ट रूप से कहा गया है। एक बात तो यह कि मध्य प्रदेश की घरेलू बिजली सबसे सस्ती बिजली है वर्तमान में। इसके बावजूद भी अभी जो बिल बकाया है, उन बकाया बिल वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी, मैं मनोहारी तो नहीं कहता, पर अच्छी एक योजना मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसका जितना भी सरचार्ज है उसके ऊपर, अधिभार है उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा और बिजली का बिल 40% माफ हो जाएगा।
मतलब 1000 है तो 400 रुपए माफ हो जाएंगे, कुल 600 ही उसे जमा करने। उदाहरण के लिए 100 रुपया है तो 60 ही जमा करना है, और इसके ऊपर जो सरचार्ज है वो भी माफ होगा। और अगर वो एक बार में जमा नहीं कर सकता है तो 6 किस्तों के अंदर वो जमा करे तो 25% की छूट मिलेगी। मतलब भोपाल में स्थित 6 चिकित्सालय का उन्नयन और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज में कुछ पदों के निर्माण की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है रीजनल इंस्टीट्यूट का, और लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी, और इसलिए कुछ पद समर्पित करके कुछ नए पदों का निर्माण इसमें किया गया है। पवन ऊर्जा परियोजना एवं नवीन परियोजनाओं के विकास के लिए भी आज निविदा आमंत्रित करने का तय किया है, जिससे हमें सस्ती दरों पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों मिल सके, उसकी भी सहमति आज कैबिनेट के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर भारतीय समेत प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। सीएम बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि छठ पूजा सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करने का पर्व है। ये पर्व भाईचारा, सामुदायिक सौहार्द लाने के साथ साथ लोगों को प्रकृति के करीब लाता है। सीएम बघेल ने कहा कि लोगों की धार्मिक आस्था और भावना का सम्मान करते हुए बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में आयोजित होने वाले मढ़ई मेले में पहुंचे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आज मैं अपार जनसमूह देख रहा हूं जो मेले में मौजूद है। काफी समय के बाद इस इलाके में ये बड़ा मेला आयोजित हुआ है। लोगों की भीड़ देखकर अपार खुशी होती है और मैं बहुत ही ज्यादा हर्षित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही सीएम बघेल ने कहा कि सरकार की कृषि समर्थक नीतियों की वजह से लोगों के चेहरे पर रौनक आई है। किसानों को जो राहत सरकार ने प्रदान की है वो निरंतर जारी रहेगी। किसानों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने ये बात कही है कि सरकार लगातार किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास कर रही है। आज मढ़ई मेले में सीएम बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज अपार भीड़ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हर्षित महसूस कर रहा हूं। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत जल्द ही केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय खाद्य मंत्री से उसना चावल लिए जाने की अनुमति के साथ ही धान खरीदी के लिए बारदाने की आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। आपको बता दें कि मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर 10 और 11 नवंबर के लिए समय मांगा है, जिसमें मंत्री भगत के साथ खाद्य सचिव के साथ कई अधिकारी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10, 17 और 24 नवंबर और 1 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू होने जा रहा है। इसके पहले कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी ने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसकी सैलरी रोकी जाएगी। इस संबंध में शहडोल कमिश्नर और विदिशा कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। शहडोल संभाग कमिश्नर राजीव शर्मा ने संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो कोविड-19 वैक्सीनेशन स्वयं भी नहीं करा पाए हैं और अपने परिवारजनों का वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, उनका वेतन रोकने के निर्देश कोषालय अधिकारियों को दें और किसी भी हालत में बिना वैक्सीनेशन के शासकीय सेवकों का वेतन आहरण नहीं होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए कि टीकाकरण में सभी शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह और मनरेगा के सदस्यों, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, कोटवार, राशन दुकान संचालक सभी के परिवारों के पात्र सदस्यों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा के जल से विकास के संकल्प की अवधारणा के साथ नर्मदा बेसिन की परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने के लिए और क्या गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं, इस पर विचार करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट में संचालित परियोजनाओं, प्रबंधन और वित्तीय लक्ष्य के संबंध में विचार विमर्श हुआ। नवंबर की शुरुआत होते ही तापमान में निरंतर कमी महसूस होने लगती है। ऐसे में चिकित्सक एहतियात बरतने की सलाह देते हैं। ठंडक बढ़ने के साथ ही निमोनिया जैसी संक्रमित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि ऋतु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर नवजात शिशुओं और बुजुर्गों पर पड़ता है। ऐसे में बैक्टीरिया, वायरस या फंगल की वजह से फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। आमतौर पर बुखार या जुकाम होने के बाद निमोनिया होता है और ये 10 दिन में ठीक हो जाता है। डॉक्टर मीरा ने ये भी बताया कि इस समय मास्क पहनने से डबल फायदा है। एक तो कोरोना से बचेंगे और दूसरा धूल से होने वाली सभी बीमारियां जैसे एलर्जी, अस्थमा से भी बचाव हो पाएगा। तो आपको बता दें कि मौसम परिवर्तन पर डॉक्टर मीरा बघेल ने जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ठंडक बढ़ने के साथ ही निमोनिया जैसी संक्रमित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कलेक्ट्रेट में ग्वालियर के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पर्यटन को सहेजने और बढ़ावा देने के लिए 9 सूत्र बताए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं 9 थीम के आधार पर ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और ग्वालियर विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बैठक में सभी लोगों के सुझाव सुने गए और उसके बाद तय हुआ कि 9 थीम पर ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ाएंगे। पहला, हमारी विरासत का सर्किट। दूसरा, पुराने इतिहास और राज परिवार के साथ जुड़ा सर्किट। तीसरा, संगीत का सर्किट। चौथा, वाइल्ड लाइफ का सर्किट। पांचवा, शेष मध्य प्रदेश का सर्किट। इसमें ओरछा, चंदेरी आदि रहेंगे। छठा, धार्मिक सर्किट जिसमें पीताम्बरा, धूमेश्वर आदि रहेंगे। सातवां, एडवेंचर स्पोर्ट्स सर्किट जिसमें हॉट एयर बलून, राफ्टिंग आदि रहेंगे। आठवां, हस्तशिल्प का सर्किट जिसमें ग्वालियर का पत्थर, चंदेरी की साड़ी आदि रहेंगे। तो इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तमाम जानकारी साझा की। इस दौरान सिंधिया ने महिला सुरक्षा को लेकर एक पहल करते हुए स्मार्ट सिटी की बसों में चल रही महिला कंडक्टरों को भी सम्मानित किया। देश में जितने हवाई अड्डे अब बनने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, मैंने कहा है कि संगम होना चाहिए। उस शहर की संस्कृति, उस शहर का इतिहास की झलक उस एयरपोर्ट में जरूर दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ कमलनाथ ने कहा है कि इवेंट मैनेजमेंट है, तो वहीं कमलनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कहा कि कमलनाथ के समय में क्या इवेंट नहीं होता था। सलमान खान को लाए थे तो वह इवेंट नहीं था। यह तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। वहीं आदिवासियों को लेकर प्रेशर डालने के कमलनाथ के बयान पर सिसोदिया ने कहा कि आदिवासियों पर कोई दबाव नहीं है। यही कारण है कि हम उपचुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत से जीते हैं। कमलनाथ जी तो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी सरकार थी जब इवेंट नहीं करते थे क्या? सलमान खान को लाए थे तो इवेंट नहीं था क्या? इन्वेस्टर्स मीट हुई थी तो इवेंट नहीं था क्या? मोदी जी आ रहे हैं, यह सौभाग्य है मध्य प्रदेश की जनता का और यहाँ की धरोहर का कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री। भगवान श्री राम की तरफ से सीता माता को लंका से लाने के लिए बनाए गए राम सेतु पर उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से रिसर्च की जाएगी। इसमें पता लगाया जाएगा कि राम सेतु में लगा पत्थर किस पदार्थ का बना है। अगर यह रिसर्च सफल रही
तो हल्के पुल पुलिया और मकान बनेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय में नवाचार और नए पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अभी हमने रामचरितमानस में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है, लेकिन हम रामायण काल में बने राम सेतु का भी अध्ययन करना चाहते हैं। इसके पीछे उद्देश्य उस पत्थर के बारे में जानना है जिससे पत्थर तैयार हुआ है। विश्वविद्यालय ने अभी जल्दी ही रामचरितमानस में विज्ञान शुरू किया है और उसमें रामचरितमानस में जितने भी वैज्ञानिक पहलू हैं उस पर शोध की व्यवस्था की जा रही है। उसी सिलसिले में राम सेतु मंदिर जो बना है वो वहाँ पे कुछ ऐसे विशेष प्रकार के पत्थरों से वो पुल बना हुआ है जो तैरते हैं। और ऐसा अभी कई जगह देखा गया है कि वो पत्थरों में कोरल जैसे पत्थर हैं जिसमें हवा भर जाती है। तो अभी उस पर मुख्य उद्देश्य शोध करने का ये है कि क्या उन पत्थरों को अलग से बनाया जा सकता है और बनाने के बाद क्या उनका उपयोग ये जहाँ पे भूकंप वगैरह आते हैं, जहाँ हल्के मकान की आवश्यकता होती है, क्या वहाँ उनको बनाया जा सकता है। दूसरा भी जैसे उज्जैन में ही देखें तो जब कई कार्यक्रम होते हैं तो टेम्परेरी पुल बनाए जाते हैं, तो क्या उस पत्थरों को यदि अच्छे से सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाए या उन पत्थरों को कहीं से लाया जाए तो क्या ऐसे पुल बनाए जा सकते हैं, इसकी संभावनाओं पर शोध किया जाए। तो भगवान श्री राम की तरफ से सीता माता को लंका से लाने के लिए बनाए गए राम सेतु पर उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से रिसर्च की जाएगी। इसमें पता लगाया जाएगा कि राम सेतु में लगा पत्थर किस पदार्थ का बना हुआ है। अगर यह रिसर्च सफल रही तो हल्के पुल पुलिया और मकान बनेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय में नवाचार और नए पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी हमने रामचरितमानस में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है, लेकिन हम रामायण काल में बने राम सेतु का अध्ययन भी करना चाहते हैं। इसके पीछे उद्देश्य उस पत्थर के बारे में जानना है जिससे पत्थर तैयार हुआ है। तो राम सेतु के पत्थर पर जो है रिसर्च की जाएगी। भगवान श्री राम की तरफ से सीता माता को लंका से लाने के लिए राम सेतु बनाया गया था। इस राम सेतु पर अब उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से रिसर्च की जाएगी। इसमें पता लगाया जाएगा कि राम सेतु में लगा पत्थर किस पदार्थ का बना है। अगर यह रिसर्च सफल रही तो हल्के पुल पुलिया और मकान बनेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय में नवाचार और नए पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अभी हमने रामचरितमानस में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है, लेकिन हम रामायण काल में बने राम सेतु का भी अध्ययन करना चाहते हैं। मैं इसके पीछे के जो उद्देश्य है उसके बारे में आपको बताता हूं कि यह हमें उस पत्थर के बारे में जानना है जिससे पत्थर तैयार हुआ है, ताकि भविष्य में हल्के जो है मकान और पुल पुलिया का निर्माण किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रुद्र कुमार ने दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। जिले की अहीरवारा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री ने विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस मौके पर गुरु रुद्र कुमार ने भक्त माता कर्मा की मूर्ति स्थापना कर साहू समाज के लोगों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने गौठान में सामुदायिक भवन निर्माण, पानी टंकी समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। साथ ही मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर साहू समाज के लिए ग्राम ननकट्ठी मंक सामाजिक भवन, शमशान घाट में प्रतीक्षालय निर्माण और गौठान तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।